Hello everyone, this is Prashant Singh and welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering Classes। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए कभी कभी बच्चे ये बोलते हैं कि सर हम मेहनत बहुत कर रहे हैं, सर हम पढ़ाई बहुत कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट हमने कर लिया है, ये जितना सिलेबस है वो हम कर लिए, लेकिन फिर भी हमारा एग्ज़ाम जो है वो नहीं निकल रहा है। सर हम जो चीज़ें हैं वो बहुत डीप में भी पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताऊंगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पढ़ते हैं, लेकिन वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं होती। बात समझ में आ रही है? तो आप अगर ये समझ जाएंगे कि आपका एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, इसका मतलब है कि आप सही दिशा में हैं। इसको समझाने के लिए मेरे पास जो लाइन है वो ये कि आपका हर सपना पूरा हो सकता है अगर आप उसे पाने के लिए बस सही दिशा में प्रयास करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपकी जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, अगर वो सही है तो आपकी सफलता मिलने के चांसेस जो हैं वो 101% हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिए, आपको सिर्फ सही दिशा में प्रयास करना है और आगे सफलता आपका इंतजार कर ही रही है। ये डायग्राम में दिख ही रहा है, रास्ता है, पार कर लीजिए, उधर फिर मंजिल जो है वो आपका इंतजार कर रही है। आइए देखें, लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो क्या था कि द रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ लैपटॉप, टैबलेट एंड पर्सनल कंप्यूटर्स विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। कब से इस इंपोर्ट पर अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो बैरियर लगाने वाली है या रिस्ट्रिक्शन लगाने वाली है, तो वो लगाने वाली है 1 नवंबर से। ठीक है, तो 1 नवंबर से हमारे देश में अगर हम बात करें तो कुछ लैपटॉप, टैबलेट और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम इनसे संबंधित हैं अगर हम बात करें तो उनके इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाया जाएगा। और सिर्फ कुछ ही लाइसेंस जिनके पास में कुछ ही लाइसेंसधारी जो लोग होंगे, लाइसेंसधारी जो कंपनीज होंगी, सिर्फ वो ही इंपोर्ट कर पाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा, इसका इस चीज़ों को किया क्यों गया है या इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर आप वहाँ बाहर से इंपोर्ट कम कर दोगे तो आपका जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। लोगों की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो कभी कभी गवर्नमेंट जो है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूसर को सपोर्ट करने के लिए अगर हम बात करें तो बाहर से आने वाले इंपोर्टेड गुड्स पर रिस्ट्रिक्शन या बैरियर टैक्स के फॉर्म में या किसी नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म में अगर आप देखिए तो नॉन बैरियर जो है वो भी लगाए जाते हैं। तो वो उनका यूज़ करके हम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो हैं उनको संरक्षण या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल आप याद रखिए कि जो लैपटॉप है, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर है, उनके इंपोर्ट पर प्रतिबंध लागू होने वाला है वो 1 नवंबर से 2023 से लागू होने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं और देखते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आखिर पूछ क्या रहा है। तो बोल रहा है कि एन आर्ट एग्जीबिशन डेडिकेटेड टू G20 मेंबर कंट्रीज वाज हेल्ड ऑन 7 अगस्त इन। G20 सदस्य देशों को समर्पित एक कला प्रदर्शनी अगर हम बात करें तो 7 अगस्त को कहां पर आयोजित की जाएगी। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आयोजित हुई है अभी बिहार संग्रहालय या बिहार म्यूजियम में। बिहार म्यूजियम में, और ये कहाँ है? तो ये है पटना में। बात समझ में आ रही है? तो जो आर्ट एग्जीबिशन हुआ है या चल रहा है, बात समझ में आ रही है, जो आर्ट एग्जीबिशन चल रहा है वो कहाँ पर चल रहा है? वो चल रहा है बिहार म्यूजियम में। और ये कहाँ पर है? तो ये है पटना में। कब से कब तक चलेगा और इसका टाइटल क्या है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये कब तक चलेगा? तो ये 2 महीनों तक चलेगा। ये याद रखिए, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ घूम सकते हैं। ये 2 महीने तक चलने वाला है। और इसके टाइटल की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका टाइटल जो है वो है टुगेदर वी आर्ट। ठीक, इसका टाइटल भी याद रखना है आपको, और वो है टुगेदर वी आर्ट। राइट। कब से कब तक, कब से स्टार्ट हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 7 अगस्त से। तो 7 अगस्त, 7 सितंबर और 7 अक्टूबर जो है वो इसकी लास्ट डेट है। तो याद रखिए, बिहार म्यूजियम में कहाँ पर है? ये पटना में है। टाइटल है टुगेदर वी कैन, सॉरी टुगेदर वी आर्ट। ठीक है। और बिहार कब से कब तक चलेगा? ये चलेगा 2 महीने, 7 अगस्त से ये स्टार्ट हुआ है। और इस एग्जीबिशन की अगर मैं बात करूं तो 29 देशों के सदस्य जो हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे।
बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा 29 कंट्री जो हैं वो इसमें हिस्सा लेंगी, ठीक है। तो ये एक चीज इसमें आप जरूर याद रखिएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। एज पर द ZSI, जिसको आप जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उससे संबंधित एक क्वेश्चन है कि एज पर द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिकेशन ऑफ बर्ड्स इन इंडिया आर एंडेमिक। देखिए एंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक, एंडेमिक का मतलब होता है कि जो हमारे ही क्षेत्र पर देखने को मिले और दूसरे क्षेत्र पर ये चीजें देखने को ना मिले, उसको हम बोलते हैं एंडेमिक। मतलब एक तरीके से आप डोमेस्टिक समझ लीजिए, बात समझ में आ रही है, घरेलू समझ लीजिए। तो यहाँ पर उसने कभी अगर हम बात करें तो एक पब्लिकेशन, एक रिपोर्ट अपनी जारी की है जिसको ZSI पब्लिकेशन के नाम से जाना गया है, और उसने ये बोला है कि टोटल जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो बर्ड्स हैं, अगर इस रिपोर्ट के आधार पर जो बर्ड्स इंडिया में है उसमें से 5% की जो बर्ड है वो एंडेमिक है। बात समझ में आ रही है? वो किस प्रकार की हैं? वो एंडेमिक फॉर्म में है, वो ऐसी हैं कि इनकी जानकारी विदेशों में देखने को नहीं मिल रही है। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसने उस रिपोर्ट का टाइटल जो है जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या दिया था, तो यहाँ पर उसने टाइटल दिया था 75 एंडेमिक वर्ड। बात समझ में आ रही है? तो ये टाइटल था, इसने टाइटल दिया 75 एंडेमिक बर्ड, और इंडिया में जितनी भी बर्ड हैं उसके 5% की जो बर्ड हैं उनके बारे में उसने बोला कि भाई ये पूरे तरीके से एंडेमिक हैं, इनके बारे में जानकारी विदेशों में नहीं है, ये विदेशों में नहीं पाई जाती हैं। बात समझ में आ रही है? जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 1 जुलाई 1916 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट भी आप याद रख सकते हैं कि 1 जुलाई 1916, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है, तो वो है कोलकाता में, राइट। और इसका इस्टेब्लिशमेंट ये हुआ था। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर याद रखिए 5% की जो बर्ड हैं वो एंडेमिक, ठीक है, स्थानिक। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड द टेस्ला एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसको हम CFO के नाम से भी जानते हैं। तो वो इसमें सिर्फ नाम जरूरी है, आप याद रखिए कि जो CFO बने हैं वो कौन बने हैं, उनका नाम है वैभव तनेजा, राइट। उनका क्या नाम है? वैभव तनेजा। और टेस्ला के बारे में आपको पता ही है, US बेस्ड कंपनी है, और इसके CEO जो हैं इनको तो बताने की आवश्यकता नहीं है, इनके CEO का नाम है एलन मस्क, राइट। तो ये दो नाम आप याद रखिए। फिलहाल वैभव तनेजा जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE मेड हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी फॉर स्टूडेंट ऑफ। देखिए आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो फिजिकल एजुकेशन को छोड़कर और डिवाइसेस में लगे हुए हैं। फिजिकल एजुकेशन से उनके सिर्फ और सिर्फ खेल नहीं हो रहा था, उनकी फिजिकल हेल्थ जो है वो भी बढ़िया थी, उनका फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो भी बढ़िया हो रहा था। अभी थोड़ी सी घर पर बैठे हुए हैं, इसी में दिन भर लगे हुए हैं PUBG खेलते हुए, तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो कैसे हो पाएगा। तो इसके लिए CBSE ने रूल ये लेकर आई कि भाई देखो ऐसा है कि हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन जो है वो मतलब कंपलसरी हो जाएगा। और किस क्लास से कंपलसरी हो जाएगा, तो CBSE ने बोला 1st to 12th, मतलब जितनी पूरी एजुकेशन है स्कूलिंग की, उसमें सबके लिए ये फिजिकल एजुकेशन जो है वो क्या हो जाएगा, वो मैंडेटरी है, और खेलना ही पड़ेगा। जाओ धूप में ही खेलो, जहाँ खेलना है खेलो, लेकिन ये एक पीरियड आपको पूरे क्लास में एक पीरियड खेल का लगाना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? करंट में अगर हम बात करें तो CBSE की जो चेयरमैन है उनका नाम है निधि चिब्बर, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और चेयरमैन है करंट में निधि चिब्बर, ठीक है। ये कौन है? ये है चेयरमैन, ठीक है। चलिए, तो इतना याद रखिए, इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो 1st to 2nd हो जाएगा, मतलब 1st to 12th हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में आपने देख ही लिया है, वैभव तनेजा जो है वो इसके राइट आंसर, ठीक है। अगली हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की। हम बात करते हैं गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड एन एक्सपर्ट पैनल टू रिवाइज एंटी डिस्क्रिमिनेशन नॉर्म्स इन। सरकार ने
कहां पर भेदभाव विरोधी मापदंडों को संशोधित करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। तो याद रखिए वो कहां पर किया गया है, वो हायर यूनिवर्सिटीज में किया गया है। बात समझ में आ रही है। तो गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने अभी अगर हम बात करें तो एंटी डिस्क्रिमिनेशन नॉर्म्स जो हैं वो रिवाइज किए हैं, उसको जारी किया है। और हायर एजुकेशन में जहां पर भी इस प्रकार की समस्याएं हैं, जहां पर भी जो पुराने नियम पुराने नॉर्म्स काम कर रहे थे उसमें जो बदलाव की आवश्यकता थी वो यहाँ पर की गई है। बात समझ में आ रही है। अगर मैं बात करूँ करता कौन है, ये सारी चीजें करेगा कौन, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या यूजीसी के द्वारा किया जाएगा। और यूजीसी की अगर बात करें तो यूजीसी ने 2020 में कुछ इसी प्रकार के दिशा निर्देश जो थे वो जारी किए थे, और यहाँ पर उसने टाइटल दिया था समानता अधिकार, है ना, समानता का अधिकार जैसी चीजें जो हैं वो की जाएंगी। और ये ध्यान में रखा जाता है कि कास्ट के बेसिस पर एजुकेशन में किसी प्रकार से भेदभाव ना हो। SC ST OBC माइनॉरिटीज के जो छात्र हैं उनसे किसी प्रकार का यहाँ पर भेदभाव ना किया जाए, और सरकार की जो भी चीजें हैं, जो भी एजुकेशन में चीजें हैं, वो प्रॉपर तरीके से उनको प्रोवाइड की जाए। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी के द्वारा ये बोला गया कि आपको क्या करना है, आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो नियम काम कर रहे हैं, जो भी मतलब हमने पहले दी हुई थी चीजें, पहले नॉर्म्स दिए हुए थे, तो आपको उस कमेटी को बोला गया कि आपको क्या करना है, आपको उस नियमों को नॉर्म्स को रिव्यू करना है, और रिव्यू करके ये बताना है कि भाई अगर पुराने नॉर्म्स में किसी प्रकार का कोई बदलाव की आवश्यकता है तो आप उसके बारे में बताइए, रिव्यू करिए, समीक्षा करिए, और उसके बाद हम उसमें बदलाव करें। तो यहाँ पर मेनली ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है यूजीसी का, वो ये है कि किसी भी तरीके से हायर एजुकेशन में या किसी भी तरीके से पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम में कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न ना होने पाए। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, फिलहाल हायर यूनिवर्सिटीज। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी। सीबीआईसी के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया गया है संजय कुमार अग्रवाल जी को। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये सीबीआईसी क्या है। तो देखिए एक चीज समझिए कि हमारे यहाँ पे अगर हम फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो उसके अंडर में एक डिपार्टमेंट काम करता है जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो सेगमेंट दिखाई देते हैं। एक सेगमेंट दिखाई देता है डायरेक्ट टैक्स का, राइट, और एक सेगमेंट दिखाई देता है आपको इनडायरेक्ट टैक्स का। डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सीबीडीटी। सीबीडीटी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, राइट, पहली चीज ये हो गई। और इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सीबीआईसी, या फिर इसी को हम बोलते हैं सीबीईसी। तो इसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, और इसको बोला जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि जो सीबीआईसी है उसके नए चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है, तो नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं संजय कुमार अग्रवाल जी को। बात समझ में आ रही है। तो याद रखिएगा कभी कभी ये भी पूछता है कि डायरेक्ट टैक्स का हेड डिपार्टमेंट क्या कहलाता है और इनडायरेक्ट टैक्स का हेड जो है वो डिपार्टमेंट क्या कहलाता है। अगर मैं संजय कुमार अग्रवाल जी के बारे में बताऊं तो ये 1988 के IRS, बात समझ में आ रही है। अगर इनके बारे में हम देखें तो 1988 के IRS रैंक के ये व्यक्ति हैं, और इनको इनडायरेक्ट टैक्स के फील्ड में सुधार के लिए अभी हाल ही में क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी के तौर पर। बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इंक्ड MOU with how many institution to collaborate in standardization। भारतीय मानक ब्यूरो ने मानकीकरण में सहयोग के लिए कितनी संस्थाओं के साथ में समझौता किया है। नंबर याद रखना है तो 35 याद रखिए। अगर आपको याद रखना है कि कितने संस्थानों के साथ में ये समझौता जो है वो किया गया है तो वो 35 संस्थानों के साथ में किया गया है। अब अगर मैं बात करूं कि इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कब हुआ है, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 23 दिसंबर 1986 को, 23 दिसंबर 1986, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली।
बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अब देखिए ये करता क्या, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है ना, यहाँ पर ये अलग अलग समय पर अलग अलग चीजों की मानक जो है वो तैयार करता है, पैरामीटर जो है वो तैयार करता है और बताता है कि भाई इस पैरामीटर के आधार पर काम जो है वो होने चाहिए। अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि इसका काम क्या है, तो इसका काम जो है वो है फॉर्मुलेशन, रिकॉग्निशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो याद रखिए क्या क्या करेगा, ये करेगा फॉर्मुलेट करेगा, फॉर्मुलेशन, रिकॉग्निशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो याद रखना है कि इसके अगर मैं काम की बात करता हूं, इसके अगर मैं वर्क की बात करता हूं, तो आप याद रखेंगे फॉर्मुलेट करता है इंडियन स्टैंडर्ड्स को, रिकॉग्नाइज करता है उनको और उनका प्रमोशन भी करता है। तो ये इसके मेन काम है। इसके बारे में अगर एक चीज और मैं बताऊं आपको, तो आप याद रखिएगा कि 1 जनवरी 2019 को लगभग 20,000 स्टैंडर्ड जो है वो इसने जारी किए थे। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट एंड हेडक्वार्टर 2019 को कितना, 20,000 स्टैंडर्ड्स। राइट, क्या याद रखना है कि 1 जनवरी 2019 को इसने 20,000 स्टैंडर्ड जो हैं वो जारी किए गए हैं, बनाए गए हैं और उनके आधार पर काम जो है वो हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि विच कंट्रीज टीम हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप। किसने वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, और वो जीतने वाली टीम जो है वो कौन सी है, वो है और कोई नहीं बल्कि इंडिया। बात समझ में आ रही है? तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप ने किस देश में स्वर्ण पदक जो है वो जीता है, तो वो जीता है किसने, इंडिया ने। और किसको हराकर जीता है, तो उसने हराया है, अगर आप ये भी याद रखना चाहते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मैक्सिको को हराकर। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में, पहला तो ये करंट का हो गया, दूसरा हम बात करें तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि ये जो मेडल आया है ना, ये इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप मेडल है, गोल्ड मेडल। बात समझ में आ रही है? तो याद ये रखना है कि भाई ये इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया का ये फर्स्ट वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जो है पहली बार ही भारत ने जीता है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें बस इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन यूपी हैव बीन आइडेंटिफाई द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट अंडर स्वदेश दर्शन 2.0। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन 2.0 एक स्कीम चलाई गई भारत सरकार के द्वारा और अपनी विरासत, अपने कल्चर को लोगों तक पहुंचाने के लिए और जागरूक करने के लिए, लोगों को टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 2014-15 में एक स्कीम आई जिसको हमने बोला स्वदेश दर्शन। उसी का रिवाइज्ड वर्जन, उसी स्कीम की अगर हम बोले तो अपडेटेड वर्जन आया है जिसको हम स्वदेश दर्शन 2.0 के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भाई जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, पहले तो आप ये याद रखिएगा ये सब किसके अंडर में आएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर में आएगा। अब ये पूछ रहा है कि जो स्वदेश दर्शन स्कीम है उसमें पर्यटन मंत्रालय ने विकास के लिए यूपी में निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों की पहचान जो है वो की है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक दिया है प्रयागराज जिसको आप पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, दूसरा नैमिषारण्य दिया हुआ है और तीसरा जो है वो वाराणसी दिया हुआ है। 2 के बारे में तो आपको पता है, प्रयागराज भी आप जानते हैं और वाराणसी भी आप जानते हैं, अगर नैमिषारण्य नहीं जानते तो वो मैं बता देता हूँ। देखिए पहले तो ये देख लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसकी अगर हम बात करें तो यही फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब कि प्रयागराज और नैमिषारण्य जो हैं वो क्या हैं, स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत 2 स्थान हैं जिनकी पहचान यूपी में पर्यटन मंत्रालय ने की हुई है। बात समझ में आ रही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि प्रयागराज और नैमिषारण्य।
अब नैमिषारण्य कहाँ पर है तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए नैमिषारण्य की अगर मैं बात करूँ तो नैमिषारण्य जो है, अगर यहाँ लिख दूँ तो शायद आपको दिखाई दे बेहतर तरीके से। नैमिषारण्य जो है वो लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर एक जगह है। और जगह क्या, अगर मैं इसको तीर्थ स्थान बोलूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो 80 किलोमीटर दूर एक तीर्थ स्थान है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पहले अलग अलग सबों पे, अलग अलग कथाओं में, अलग अलग हमारे पुराणों में यहाँ पर तपस्वियों के यज्ञ और तपस्वियों की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर पाई जाती है। तो उससे संबंधित पर्यटन की स्थिति, उससे संबंधित हमारे कल्चर के बारे में जानकारी जो है वो मिलती है। तो नैमिषारण्य कहाँ पर है? लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर एक तीर्थ स्थान के तौर पर हम इसको जानते हैं। इस स्कीम की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा कि इस स्कीम के तहत अगर हम देखेंगे तो 15 राज्यों के 30 स्थानों को क्या किया गया है, चयनित किया जाएगा इसमें। ठीक है, 15 राज्यों के 30 स्थान जो हैं वो यहाँ पर चयनित किए जाएंगे और स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत यहाँ पर काम किया जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो पर्यटन, इसमें किस तरीके से चीज़ें देखने की आवश्यकता है, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपके लिए ये जरूरी हो जाएगा कि भाई किस तरीके से डेवलपमेंट करना है। पहली चीज़ तो ये कि डेवलपमेंट ऐसे करें जिससे टूरिज्म जो है वो बढ़े। टूरिज्म बढ़ने के साथ साथ सिर्फ टूरिज्म को ही नहीं बढ़ाना है, टूरिज्म बढ़ने के साथ साथ अगर हम बात करें तो उस पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, उस पर्टिकुलर एरिया में जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं कैसे उनको रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। तो सरकार ये मान के चल रही है, ये बना के चल रही है कि स्वदेश दर्शन के तहत हम जिन जिन क्षेत्रों का विकास करेंगे, जिन जिन क्षेत्रों को हम इस तरीके से तीर्थ दर्शन का में शामिल करेंगे, उन उन क्षेत्रों में पर्यटन के बढ़ने के साथ साथ स्थानीय लोगों के रोजगार में भी वृद्धि होनी चाहिए। ये एक अनिवार्य चीज है। तो पर्यटन तो बढ़े, लेकिन साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो और क्या बढ़ना चाहिए? रोजगार बढ़ना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, क्योंकि स्थानीय लोगों का रोजगार मिलना जो है वो वहां पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब अगर मैं इसके विषय की बात करता हूं, इसके मैं सब्जेक्ट की बात करता हूं कि किससे किससे रिलेटेड है, किस किस फील्ड से ये रिलेटेड है, तो आप याद रखिए ये कल्चर की बात करता है, ये कल्चर से संबंधित है। कल्चर के साथ साथ अगर हम देखें तो ये हेरिटेज बोलते हैं, विरासत की बात करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये कल्चर और विरासत से संबंधित है। एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात करते हैं, एडवेंचर टूरिज्म। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं तो यहां पर बोलते हैं इको टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म। इको टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म। और एक और अगर आप याद रख सकते हैं तो आप याद रखिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाएगा, तो हमने बोला रूरल टूरिज्म। राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर इस, अगर हम बात करें कि स्वदेश दर्शन का विषय क्या है, तो आप बोल सकते कल्चर एंड हेरिटेज, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म और रूरल टूरिज्म। बात समझ में आ रही है? तो इतनी चीजें आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी है। और एक चीज और, क्योंकि समय कम है, बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, तो स्वदेश दर्शन क्या है उस स्कीम में और क्या क्या चीजें हैं, इसको आप डिटेल में जरूर पढ़िएगा। बात समझ में आ रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपके अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे जहां पर भी स्कीम का पोर्शन देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा। फिलहाल जो आपके लिए जरूरी है वो मेन मेन चीजें मैंने यहाँ पर बता दी हैं कि इसका सब्जेक्ट क्या है, किन दो शहरों को यहाँ पर शामिल किया, कितने स्थान जो हैं वो चयनित किए जाएंगे, और भी जो चीजें हैं कि क्या उद्देश्य है उसके बारे में। लेकिन और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप इसको पढ़िएगा जरूर घर पे। राइट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेयर हैज वॉन द मेंस डबल गोल्ड मेडल इन SL3 SL4 कैटेगरी एट द 4 नेशन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल। देखिए इसमें बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। 4 नेशन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल, बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023।
देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में 4 देशों के पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखिएगा कि इसमें जो स्वर्ण पदक जीता गया है वो किसके द्वारा जीता गया है, वो जीता गया है प्रमोद भगत और सुकांत कदम के द्वारा। बात समझ में आ रही है, वो किसके द्वारा जीता गया है, वो प्रमोद भगत और सुकांत कदम के द्वारा। ठीक है, यहां पर मैं नाम लिख देता हूं, प्रमोद भगत एंड सुकांत कदम। ठीक है, अब ये दो नाम आपको पता चल गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा सर इसमें कितने मेडल आए हैं, तो इसमें मेडल आए हैं, टोटल मेडल की जो नंबर हैं वो है 18। ठीक है, 18 में से सर कितने गोल्ड हैं, तो गोल्ड हैं यहाँ पर 3। सर इसमें सिल्वर कितने हैं, तो सिल्वर हैं 5। और सर ब्रॉन्ज कितने हैं, तो बचा 10, तो इसमें है ब्रॉन्ज। बात समझ में आ रही है। तो याद रखिएगा इस टूर्नामेंट में टोटल 18 मेडल आए हैं भारत में, और 3 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं, और आपके 10 ब्रॉन्ज जो हैं। कब से कब तक हो रहा है सर ये, तो ये हुआ है अभी, और कहाँ पर हुआ है ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिएगा ये 2 to 6 अगस्त में हुआ है। कहाँ हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है। बात समझ में आ रही है, ये करेंट ईयर है। ठीक है, और इसका नेक्स्ट या आगे आने वाला जो संस्करण है वो कहाँ पर होगा, ये भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वो होगा पेरिस में। ठीक है, वो होगा कहाँ पर, 2024 का कहाँ पर होगा, तो वो होगा पेरिस में। तो इसमें इतनी पॉइंट जो है वो आपके लिए जरूरी है, इतनी चीज़ों को आप याद रखेंगे, राइट। फिलहाल इसका आंसर जो है वो प्रमोद भगत सुकांत कदम है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है कि इन अगस्त 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट कंपनी रिसेंटली इंट्रोड्यूस $, स्टेबल कॉइन, कि अगस्त 2023 में निम्न में से किस भुगतान कंपनी ने हाल ही में अमेरिकी डॉलर स्टेबल कॉइन जो है वो पेश किया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनको ढूंढिए, कोशिश करिए, पढ़िए, और फिर मुझे कमेंट करके आप बताइए। ठीक है, फिर आज के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी है। आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।